दिल्ली में जीपीए से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? सरकार ने अब नकेल कस ली है। जानिए नए नियम और अपना घर आप कैसे बचाएं। दोस्तों रुकिए, अगर आपने दिल्ली में कभी भी जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने की आप सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की जानकारी आपके लाखों रुपए जो बर्बाद हो सकते हैं उसे बचा सकती है। 8 जुलाई 2026 को दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा फैसला लिया है। जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की कड़ी नकेल कस दी गई है। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नए नियम समझे, प्रदीप मिश्रा पहले आपको यह समझाएगा कि जीपीए क्या होती है, इसका गोरखधंधा कैसे चलता है और अब क्या बदल गया है, क्योंकि जो नहीं समझेगा वो ठगा जाएगा। आज इस वीडियो को आप डिटेल में पूरा देखिएगा, तब पूरा क्लैरिटी आपको हो पाएगी। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आपको इसी चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक गाइड के तौर पे आपके सामने आते हैं। तो इससे पहले कि आप फंसे, आप अच्छे से सारे वीडियोस देखिए जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीदने में सही डिसीजन ले पाएं। या और डिटेल में समझना है तो आप मुझसे ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बचाने की कोशिश में एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीपीए क्या है और ये प्रॉपर्टी में कैसे यूज होती है? जीपीए मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक कागज जो मालिक नहीं बनाता आपको। जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी तरफ से काम करने का अधिकार देता है। मान लीजिए आप विदेश में हैं, आपकी दिल्ली में प्रॉपर्टी है, तो आप किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को जीपीए देते हैं कि वो आपकी तरफ से प्रॉपर्टी की देखभाल करे, किराया ले और जरूरत पड़े तो उसे बेच भी दे। ये जेन्युइनली यूजफुल डॉक्यूमेंट है बुजुर्गों के लिए, एनआरआईज के लिए, बड़े कॉर्पोरेट डील्स में। लेकिन दिल्ली में इसका एक और इस्तेमाल होने लगा है और वो था स्टैंप ड्यूटी चोरी का। जीपीए का गोरखधंधा कैसे होती थी स्टैंप ड्यूटी की चोरी, चलिए ये भी आपको बताते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेल डीड या कन्वेंस डीड होती है और उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी होती है प्रॉपर्टी की सर्कल रेट वैल्यू का 5 से 8%। मतलब मेल फीमेल जॉइंट, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ओवरऑल एवरेज 5 से 8% का सर्कल रेट देना होता है। दिल्ली में ये परसेंटेज काफी महत्वपूर्ण है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 से 8 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी। अब ट्रिक यही थी, प्रॉपर्टी का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं करो, बस जीपीए दे दो। जीपीए रजिस्टर होती थी सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे, साथ में एग्रीमेंट टू सेल और विल, और फिर प्रॉपर्टी का पोजीशन और पेमेंट की रेसिप्ट बना देते थे। इस जीपीए एग्रीमेंट टू सेल विल के कॉम्बिनेशन को रियल एस्टेट में जीपीए सेल कहते हैं। ज्यादातर बायर इसके साथ साथ एक नॉन रिवोकेबल एफिडेविट भी बनवा लेते थे कि हम इस जीपीए को रिवोक नहीं करेंगे, जिससे प्रॉपर्टी की सेल कंप्लीट मानी जाती थी। प्रॉपर्टी का पोजीशन नए बायर को मिल जाता था और वो उसमें रहने लगता था, किराया लेने लगता था, लेकिन लीगल टाइटल, ऑनरशिप ओरिजिनल सेलर के नाम ही रहती थी। सरकार को स्टैंप ड्यूटी वहां नहीं मिलती थी। अब मेरी नजर, जो बायर जीपीए से प्रॉपर्टी लेता था उसके हाथ में पोजीशन था, ऑनरशिप नहीं थी। ये फर्क लाखों लोगों को तब पता चलता था जब कोर्ट केसेस होते थे। अगर वो प्रॉपर्टी किसी टाइप की एक्विजिशन में आई तो एक्विजिशन का कंपनसेशन तक जो ओरिजिनल ओनर था उसी को मिलता था, क्योंकि जीपीए होल्डर का रिकॉर्ड अथॉरिटीज में होता ही नहीं है, तो वहां पर कंपनसेशन भी ओरिजिनल ओनर को ही मिलता था। तो ये लोग बाद में अपने आप को ठगा महसूस करते थे, लेकिन पहले चतुराई दिखाते हुए, जीपीए करते हुए, स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश में अपने आप को समझदार समझते हुए वो काम करते थे। लेकिन ये बात आप मान लीजिए, जब तक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं चेंज हुआ, म्यूटेशन आपका नहीं हुआ सेल डीड के बाद,
तब तक प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी नहीं हुई है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो 2011 में कहा था वो आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का 2011 का ऐतिहासिक फैसला था जो अब भी रेलेवेंट है। ये जानकारी आपको चौंका देगी। जी हां, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट में साफ कह दिया था जीपीए प्रॉपर्टी ट्रांसफर का वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप केवल रजिस्टर्ड सेल डीड या कन्वेंस डीड से ट्रांसफर होती है जिस पर फुल स्टैंप ड्यूटी पेड हो। जीपीए सिर्फ एक ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, टाइटल ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिकॉग्नाइज किया है कि जीपीए से लार्ज स्केल टैक्स चोरी होती है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैंप ड्यूटी सबकी चोरी होती है और यह ब्लैक मनी पार्किंग का जरिया बन गया था। कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि म्युनिसिपल बॉडीज जीपीए डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी म्यूटेशन ना करे। लेकिन दोस्तों 15 साल के बाद भी यह चल रहा था। कैसे? क्योंकि इन्फोर्समेंट वीक था। सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन जीपीए मानकर रजिस्टर्ड कर रहे थे, बिना ये चेक किए कि पोजीशन ट्रांसफर, सेल्स कंसिडरेशन और इर्रिवोकेबल क्लॉज तो नहीं है। और यही गैप था जिसे दिल्ली सरकार के 8 जुलाई 2026 को बंद करने की कोशिश आगे बढ़ गई। अब बात करते हैं 8 जुलाई 2026 के नए नियम। एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए क्योंकि ये पॉइंट आपकी जिंदगी में बहुत मायने रख सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने 5 बड़े आदेश दिए हैं। पहला बदलाव है, हर जीपीए की डिटेल्ड स्क्रूटनी अब जरूरी है, मैंडेटरी है। दिल्ली में हर जीपीए डॉक्यूमेंट जो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी। सब रजिस्ट्रार देखेगा कि डॉक्यूमेंट में 4 चीजें तो नहीं है। पहली, क्या कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन या पैसे का जिक्र है। दूसरी, क्या प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर करने का प्रावधान है। और तीसरा, क्या ये जीपीए इर्रिवोकेबल है। और चौथा, क्या इसमें प्रॉपर्टी को बेचने, गिफ्ट करने, ट्रांसफर करने या मॉर्गेज करने का परमानेंट अधिकार दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी बात है तो ये सिर्फ जीपीए नहीं है, ये डिस्गाइज्ड सेल है। अब बदलाव नंबर 2, गैर रक्त संबंधियों को जीपीए पर मैंडेटरी रेफरल। जी हां, सबसे बड़ा बदलाव यही है। अगर जीपीए ब्लड रिलेशन के फेवर में है, यानी माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई या बहन, तो सब रजिस्ट्रार डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है। लेकिन अगर जीपीए किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में है, दोस्त, पड़ोसी, बिजनेस पार्टनर, कोई भी जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो सब रजिस्ट्रार डायरेक्टली रजिस्टर नहीं कर सकता। ऐसे सभी केसेस मैंडेटरी रूप से कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स के पास भेजे जाएंगे। अब बदलाव नंबर 3, कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स का 30 दिन में रिटर्न ऑर्डर। कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स को हर रेफर्ड केस पर 30 दिन के अंदर रिस्पांस रिटर्न ऑर्डर देना पड़ेगा और ये ऑर्डर डिसाइड करेगा कि डॉक्यूमेंट सिर्फ जीपीए है या ये एक्चुअली कन्वेंस डीड या सेल डीड के बराबर है और उस पर फुल स्टैंप ड्यूटी लगेगी। असाधारण परिस्थितियां अगर हैं तो ये समय अधिकतम 3 महीने तक बढ़ सकता है। मतलब 3 महीने के अंदर तो ऑर्डर देना ही देना है। जब तक ये ऑर्डर नहीं आता और एप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी जाती, जीपीए रजिस्टर नहीं होगी। अब सब रजिस्ट्रार की अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई सब रजिस्ट्रार इन नियमों को उल्लंघन करते हुए बिना कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स को रेफर किए जीपीए रजिस्टर कर दे तो उस ऑफिसर के खिलाफ बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को इस साफ निर्देश दिया है कि नियम तोड़ा तो नौकरी भी जा सकती है। अब बताता हूं बदलाव नंबर 5, ऑनलाइन ट्रैकिंग और मंथली रिपोर्ट। हर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसे रेफर्ड केसेस को एक सेपरेट रजिस्टर रखा जाएगा, उसके अंदर मेंशन किया जाएगा और हर महीने रिपोर्ट सबमिट होगी। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर ऑनलाइन ट्रैकिंग मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे सभी जीपीए रेफरल केसेस को डिजिटली मॉनिटर किया जा सके। सरकार का मैसेज यहां साफ है, जीपीए से स्टैंप ड्यूटी बचाने का खेल अब दिल्ली में नहीं चलने वाला। अब यहां इंपॉर्टेंट बात एक आती है कि इर्रिवोकेबल जीपीए का अलग एफिडेविट बनता है, पोजीशन का अलग लेटर बनता है और पेमेंट रेसिप्ट अलग बनती है। मतलब कहीं भी जीपीए में सेल वर्ड मेंशन नहीं किया जाता और वो सब चीजें अलग से बना ली जाती है। मतलब साथ में विल बना दी, एग्रीमेंट टू सेल बना दिया। तो सरकार इसे अब ट्रैक करेगी कैसे? क्योंकि जीपीए के अंदर तो सेल मेंशन नहीं होती, पेमेंट कंसिडरेशन मेंशन नहीं होता, तो सरकार इसे करेगी कैसे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नियम किस पर असर डालेगा।
तीन तरह के लोग हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने पुरानी जीपीए से प्रॉपर्टी ली है। दिल्ली में लाखों लोग हैं जिन्होंने 90s में, 2000 में या 2010 में जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी है। डीडीए फ्लैट्स, सीजीएचएस फ्लैट्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के प्लॉट्स, ये सब जीपीए रूट से ट्रांसफर हुए हैं। अगर आप इस ग्रुप में आए तो ये नियम आप पर तुरंत लागू होगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, आपके पास पोजीशन है और ओनरशिप नहीं है। जब भी आप ये प्रॉपर्टी आगे बेचना चाहेंगे तब नए बायर को प्रॉपर सेल डीड चाहिए होगी। बैंक लोन नहीं मिलेगा जीपीए प्रॉपर्टी के ऊपर, ये आप मान लीजिए। और जब ओरिजिनल सेलर का निधन हो जाएगा तो उनके लीगल हियर्स से आपको लड़ना पड़ेगा, या किसी टाइप की एक्विजिशन होती है तो भी आपके हाथ खाली रहते हैं। मतलब आपने तो अक्लमंदी समझ के प्रॉपर्टी खरीद ली, या जो लोकल कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने जो कॉलोनी काटी वहां पे भी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद की हुई थी और आपने अपने आप को समझदार समझते हुए जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद ली, जो कि दिल्ली की बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ये ट्रेंड देखा जाता है। तो जीपीए में आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, टाइटल आपके पास है नहीं, और जब बेचने वाला जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसका निधन हो गया, क्योंकि अगर जिसने जीपीए दी है आपको उसका निधन हो गया तो वो जीपीए वैसे भी इनवैलिड हो जाती है। तो अगर आपके पास जीपीए प्रॉपर्टी है और अभी ओरिजिनल सेलर से आप मिल सकते हैं तो प्रॉपर सेल डीड तुरंत रजिस्टर करवा लीजिए। स्टैंप ड्यूटी लगेगी लेकिन प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि देर करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की, जो अभी जीपीए से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। अगर कोई भी ब्रोकर आपको ये कह रहा है जीपीए से ले लो, स्टैंप ड्यूटी बचेगी, तो यह इलीगल है और अब और भी रिस्की है। नए नियमों के बाद ऐसी जीपीए कलेक्टर और स्टैंप्स के पास जाएगी, वो देखेंगे कि ये डिस्गाइज्ड सेल है और फुल स्टैंप ड्यूटी प्लस पेनल्टी लग सकती है। जो स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए जीपीए रूट लेते थे उन्हें अब ज्यादा भरना पड़ सकता है। अब प्रदीप मिश्रा की सीधी बात, कोई शॉर्टकट नहीं, सेल डीड बनवाएं, स्टैंप ड्यूटी भरें, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएं, यही एकमात्र सेफ रूट है आपके लिए। अब ग्रुप 3 जिनके जेन्युइन काम पर असर पड़ सकता है, कुछ जेन्युइनली जीपीए सिचुएशंस हैं, एनआरआई जो विदेश से प्रॉपर्टी मैनेज करवाते हैं, एल्डरली पेरेंट्स जो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने का अधिकार देते हैं, डेवलपर्स और प्लॉट ओनर्स के बीच डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जीपीए होता है। इन सब के लिए ब्लड रिलेशन केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ब्लड रिलेशन केस में कलेक्टर और स्टैम्प्स प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर जेन्युइन है तो ऑर्डर मिलेगा, बस 30 दिन से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अब प्रदीप मिश्रा की नजर, जेन्युइन काम के लिए जेन्युइन जीपीए, कोई डर नहीं है। जिसका डॉक्यूमेंट क्लीन है उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लैंड माफिया और जीपीए का कनेक्शन। जी हां, सबसे बड़ा हथियार जीपीए, लैंड माफिया का सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, दिल्ली सीएम ने स्पेशली लैंड माफिया को नकेल कसने की बात कही है। ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये रियलिटी है। लैंड माफिया ने जीपीए को इस तरह यूज किया है कि एक प्रॉपर्टी पर कई बार जीपीए बना दी जाती है, एक ही प्रॉपर्टी पर 3-4 लोगों को जीपीए दे दी जाती है। हर किसी को लगता है कि प्रॉपर्टी का मालिक है। जब असलियत सामने आती है तब कोर्ट केसेस, धमकियां और कभी कभी फिजिकल वायलेंस भी होता है। और दूसरा तरीका था इनका, डिसीज्ड व्यक्ति के नाम पर फॉर्ज्ड जीपीए। पहले मर चुके व्यक्ति की सिग्नेचर जाली बनाकर जीपीए बनाई और फिर प्रॉपर्टी हत्या ली। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसे पकड़ना मुश्किल था क्योंकि स्क्रूटनी ही नहीं होती थी। तीसरा तरीका था अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सरकारी जमीन पर इलीगल कब्जा करो, जीपीए बनाओ, आम लोगों को बेच दो, वो रहने लगे, फिर सरकार डिमोलिशन ड्राइव चलाए और फिर वो बेघर हो। सीएम रेखा गुप्ता ने यहां स्पष्ट कहा है कि ये इनिशिएटिव ना सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आम नागरिकों को डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट से होने वाले फ्रॉड से भी बचाएगा। अब जीपीए का ये दुरुपयोग सिर्फ स्टैंप ड्यूटी इवेजन नहीं था, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स को लाखों का नुकसान पहुंचाने का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी था। तो चलिए अब समझते हैं स्टैंप ड्यूटी का असली हिसाब, क्यों लोग बचाते हैं, स्टैंप ड्यूटी इवेजन का स्केल कितना बड़ा था, ये खेल, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि लोग जीपीए रूट क्यों लेते थे, क्योंकि इसमें बड़ी फाइनेंशियल इंसेंटिव थी। दिल्ली में प्रॉपर्टी की सेल डीड रजिस्टर करने पर स्टैंप ड्यूटी लगती थी, महिला बायर्स पर 4% और मेल पर 6%। इसके अलावा करीब 1% रजिस्ट्रेशन फी, तो कुल मिला के 5 से 7% का खर्चा।
1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 5 से 7 लाख रुपए, 2 करोड़ पर 10 से 14 लाख रुपए और 5 करोड़ पे 25 से 30 लाख रुपए। ये रकम बड़ी थी और जीपीए रूट में सिर्फ 100 से 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर जीपीए रजिस्टर हो जाती थी। एग्रीमेंट टू सेल पर कुछ हजार रुपए लगते थे, विल पर भी कुछ 100 और कुल खर्च 5 से 10 हजार रुपए। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में बायर 5 से 7 लाख रुपए बचा रहा था और दोनों पक्ष राजी थे क्योंकि सेलर को भी कैपिटल गेन टैक्स और इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा था और वो अंडर वैल्यूएट करके बेच रहे थे। दिल्ली सरकार को हर 5 साल पे जीपीए रूट की वजह से अरबों रुपए की स्टैंप ड्यूटी और रेवेन्यू नुकसान हो रहा था। नए नियम उसको अब रोकने के लिए भी आए हैं और आम जनता को बचाने के लिए भी आए हैं। जो 5-7 लाख बचाने के चक्कर में जीपीए लेते थे उनमें से कई अब कोर्ट्स में हैं। प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल नहीं मिला, ओरिजिनल सेलर या उनके हेयर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जो बचाया था उससे ज्यादा लीगल फीस में चला गया। अब जीपीए का सही और गलत यूज साफ साफ समझ लीजिए। जीपीए कब वैलिड है और जीपीए कब नहीं वैलिड है, क्लियर गाइडेंस आपको दे देता हूं। हमेशा बैलेंस रखता हूं मैं, आपको पता है जीपीए एक वैलिड और यूजफुल डॉक्यूमेंट है अगर सही पर्पस के लिए यूज हो। जीपीए का वैलिड और लीगल यूज मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनर विदेश में है या फिजिकली मूव नहीं कर सकता तो किसी ट्रस्टेड व्यक्ति पर जीपीए देकर प्रॉपर्टी की देखभाल करवाना, किराया कलेक्ट करना या स्पेसिफिक और लिमिटेड पर्पस के लिए ऑथराइज करना, ये कंप्लीटली लीगल है। इसी तरह बुजुर्ग पेरेंट्स अपने बच्चों को जीपीए दे सकते हैं। डेवलपर्स और प्लॉट ऑनर्स के बीच डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जीपीए का स्पेसिफिक यूज होता है जहां डेवलपर को बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए अधिकार दिया जाता है। इन सभी सिचुएशंस में नए नियमों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड रिलेशन के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, बाकियों के लिए कलेक्टर और स्टैम्प्स से क्लियरेंस आएगी अगर पर्पस जेन्युइन है तो। जीपीए का लीगल और रिस्की यूज की बात करें तो प्रॉपर्टी का एक्चुअल सेल जीपीए के जरिए करना, यानी जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल, पेमेंट की रेसिप्ट और पोजीशन का कॉम्बिनेशन यूज करके पोजीशन और बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर करना, लेकिन स्टैंप ड्यूटी ना देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के जजमेंट के खिलाफ है और दिल्ली गवर्नमेंट के नए नियमों के बाद ये और भी अब मुश्किल हो रहा है। इस रूट से बायर का कोई लीगल टाइटल नहीं मिलता, बैंक होम लोन नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी को आगे बेचने में कॉम्प्लिकेशन होगा और ओरिजिनल सेलर या उनके हेयर्स कभी भी वापस आके दावा कर सकते हैं। अगर आपके पास जीपीए प्रॉपर्टी है तो अब आप क्या करेंगे? जीपीए प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए मेरे एक एक्शन प्लान है। जी हां, अगर आपके पास जीपीए प्रॉपर्टी है तो आप घबराएं नहीं, लेकिन तुरंत एक्शन लें। पहला स्टेप, ओरिजिनल सेलर को ढूंढें। अगर ओरिजिनल सेलर जीवित है तो उनके पास जाके मिलें, समझाएं कि प्रॉपर्टी को लीगल रूप से ट्रांसफर करना दोनों के लिए बेहतर है। आपको सिक्योरिटी मिलेगी और उन्हें एक सेटल ट्रांजैक्शन मिलेगी। प्रॉपर सेल डीड रजिस्टर करवाएं, ओरिजिनल सेलर के साथ प्रॉपर सेल डीड एग्जीक्यूट करें और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाएं। स्टैंप ड्यूटी लगेगी, लेकिन ये वही स्टैंप ड्यूटी है जो ओरिजिनली देनी थी। इसे पे करके प्रॉपर्टी लीगली सिक्योर कर लें। स्टेप नंबर 3, अगर ओरिजिनल सेलर का निधन हो चुका है, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, ओरिजिनल सेलर के लीगल हायर्स से कांटेक्ट करें, लीगल नोटिस भेजें, प्रॉपर्टी लॉयर की मदद लें, कोर्ट से डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी पड़ सकती है। डीडी जैसी अथॉरिटीज के अपने कन्वर्जन स्कीम्स हैं, जैसे लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्जन कराना, जिनमें जीपीए प्रॉपर्टीज को रेगुलराइज किया जा सकता है। चौथा स्टेप, बैंक लोन के लिए अगर आप जीपीए प्रॉपर्टी पर होम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आमतौर पे रिफ्यूज कर देते हैं। पहले सेल डीड करवाएं, क्लियर टाइटल करवाएं, फिर लोन अप्लाई करें। स्टेप नंबर 5, ओरिजिनल सेलर मुकर रहे हैं तो जी हां, उनके लीगल हेयर्स कॉर्पोरेशन नहीं कर रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत एक एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी लॉयर से मिले। एग्रीमेंट टू सेल और विल बेस्ड जीपीए की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, एक्सपर्ट गाइडेंस जरूर ले लीजिए। अब यहां स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश में जो प्रॉपर्टी लीगली अनसिक्योर्ड है उन्हें सिक्योर करना अब प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितनी देर होगी उतना आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। अब मेरी एक चेतावनी फ्यूचर बायर्स के लिए, ये गलतियां कभी ना करें। दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी मिश्रा की ये बात जरूर याद रखें। पहली बात, हमेशा रजिस्टर्ड सेल डीड पर जोर दें। स्टैंप ड्यूटी लगेगी, लेकिन ये आपकी लीगल ओनरशिप की कीमत है। इसे सेव करने की कोशिश में आप ओनरशिप ही गवा बैठेंगे। दूसरी बात, कोई ब्रोकर कहे जीपीए से प्रॉपर्टी ले लो, लाखों बचेंगे, तो उस ब्रोकर पर भरोसा बिल्कुल ना करें, वो कमीशन लेकर चला जाएगा, आप फंस जाएंगे। तीसरी बात, अनऑथराइज कॉलोनी में जीपीए रूट से प्रॉपर्टी, ये डबल रिस्की है। एक तो कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, ऊपर से टाइटल भी जीपीए में,
ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ की सेविंग डुबो सकता है। चौथी बात, नए नियमों के बाद अगर कोई आपको गैर ब्लड रिलेशन के नाम पर जीपीए प्रॉपर्टी ऑफर करे तो जान लें कि वो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स प्रोसेस से गुजरेगी। ये ट्रांजैक्शन लॉन्गर होगा और स्टैम्प ड्यूटी फुल लगेगी। तो जीपीए से सस्ता मिलने वाला आर्गुमेंट अब और नहीं चलता। पांचवी बात, हमेशा प्रॉपर्टी का टाइटल चेन वेरीफाई करें। पिछले 30 से 40 साल के सभी डॉक्यूमेंट देखें। अगर चेन में जीपी है तो पहले उसे क्लियर कराएं, तब प्रॉपर्टी खरीदें। गुरुग्राम ओसी स्कैम याद है ना? वहां ओसी फ्रॉड था, यहां जीपीए फ्रॉड है। दिल्ली एनसीआर में जीपीए में प्रॉपर्टी खरीदना एक्साइटिंग है, पर उतना ही केयरफुल भी होना जरूरी है। तो अगर आपने गुरुग्राम का ओसी फ्रॉड वाला स्कैम नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। बड़ी तस्वीर यह है कि यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। जीपीए फ्रॉड पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। दिल्ली ने पहल की है। जीपीए से स्टैम्प ड्यूटी इवेजन सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे इंडिया में होता है। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह हो रहा है। लेकिन दिल्ली ने एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया है। डिटेल स्क्रूटनी, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स रेफरल, ऑनलाइन ट्रैकिंग, मंथली रिपोर्टिंग। ये फ्रेमवर्क अगर सच में इन्फोर्स हुआ तो ये मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।